So good morning once again. Anand Rathi welcomes you to the Commodity Gurukul in association with the NCDX. आज हमारे सेशन में we have Mr. Pritesh Rohan. He is the product manager on behalf of the NCDX. He'll present the agri commodities of Guar, and along with him we have our internal fundamental analyst Ms. Vedika Narvekar. She'll also provide the insights on the Guar. So Pritesh, all yours. You can start the presentation. Thank you, sir. Just share my screen. You are having the sharing rights, right? Yeah, yes. Yeah, please go ahead. I hope my screen is visible. Yes, Pritesh, it is very Okay. much visible. And my audio is also clear, I think. Right. Everything Okay. is fine. Just Yeah. present. Go Yes, ahead. I'll start. Yeah. First of all, thank you, the Anandati team, to provide us an opportunity to join this platform. And I also wish that everyone is doing fine, and I wish pray to God that everyone stays well and God provides strength to bear these difficult times. So मैं start करता हूँ presentation. मैं बहुत ही एक short and crisp present करना चाहूँगा ग्वार के बारे में. तो स्टार्टिंग विद कि ग्वार का एक प्रोडक्ट क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, एंड क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है जो हमें देखनी चाहिए. तो वो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प प्रेजेंटेशन. देखिए, ग्वार जैसा हम जानते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अक्रॉस द वर्ल्ड. 80 से 85% हम ही प्रोड्यूस करते हैं. एंड इंडिया सबसे मेजर एक्सपोर्टर है ग्वार, गम एंड मील. ये दो चीज़ें हैं जो हमारा मेजर एक्सपोर्ट होती है. वैल्यू के टर्म्स में देखें तो ग्वार का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 6500 करोड़ के आसपास है, विच इज़ अ बिग वैल्यू, बिग अमाउंट. सो ऑल्दो इट लुक्स स्मॉल बट वैल्यू वाइज बड़ा है. यहाँ ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं, यहाँ जानने की ये बात है कि गम हम 30% का हमें एक्सट्रैक्शन मिलता है सीड से, 20 से 30% चूरी, एंड 30 to 40% कोरमा. दीज चूरी एंड कोरमा जो है ये फीड में जाता है, कैटल फीड में. और गम जो है उसका जो यूजेस है हम आगे भी देखेंगे. तो जो मेजर है, जो गम है, जिसके मेजर वैल्यू है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, वो उसका मेजर जो यूजेस है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है. जैसा सभी जानते हैं, शेल गैस एक्सट्रैक्शन में यूज होता है. देन जिसमें कि 60 to 70 to 80% के अराउंड है. देन अनदर 20% में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बाइंडिंग एजेंट, एंड फूड इंडस्ट्री में एज ए थिकनर और इमल्सिफायर यूज होता है. सो मेजर जो है आज भी, एंड इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है थोड़ा, बट स्टिल 70% आप देखेंगे तो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन पेट्रोलियम इंडस्ट्री. यस, चूरी कोरमा जो है वो एज ए प्रोटीन सोर्स इज ए वेरी गुड सोर्स, एंड ये काफ़ी हद तक कैटल फीड में यूज़ होता है. एंड कोरमा का एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बड़ा है, वो हम अभी देखेंगे. दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट स्लाइड जहाँ की मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में किस तरीके से जो एंड स्टॉक है, देखिए प्रोडक्शन और एंडिंग स्टॉक जो है वो किस तरीके से चला है. तो हम कंटिन्यूसली देखेंगे कि 16-17 से लेके प्रोडक्शन ड्रॉप हुए हैं. जो 12 लाख टन था वो पिछले साल तक 8 लाख टन आ गया, और जो कैरी ओवर स्टॉक था वो 10 लाख टन से घट के 4 लाख टन हो गया. तो एक तरफ प्रोडक्शन गिरा है और कैरी ओवर स्टॉक भी उसमें कटा है. तो दिस शोज कि धीरे धीरे कैरी ओवर स्टॉक कम हो रहा है ग्वार में, जो कि 2011 के रैली के बाद से काफ़ी 12-13 में जो बम्पर प्रोडक्शन होने के बाद कुछ सालों तक काफ़ी एक्यूमुलेट हो गया था. देन यहाँ अगर हम प्रोडक्शन शेयर देखें तो बेसिकली 79-80% जो है वो राजस्थान ही मेजर प्रोड्यूसर है. देन गुजरात एंड हरियाणा जो कि 14%, 7% और 14% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है. बट स्टिल दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जहाँ की इसकी प्रोडक्शन होती है, और इनकी फिजिकल ट्रेडिंग्स भी यहाँ पे काफ़ी है. सब पता है क्रॉप साइकिल, ये अपनी खरीफ की क्रॉप है जो अभी सोइंग होगी और अक्टूबर-नवंबर में मंडियों में आना स्टार्ट होगी. देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये देखना है हमें कि जो हमारा ग्वार गम का एक्सपोर्ट्स हम देखेंगे 15-16 से 17-18 तक एक पीक पे गया वापस से आफ्टर 2011 के बाद का हम देख रहे हैं. तो इन सालों में ये जरूर बढ़ा है, एंड देन आफ्टर 17-18 ये ड्रॉप आने लगा इसमें, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी नीचे आए उस टाइम पे. बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ देखने की बात है कि जो ब्लू वाली लाइन से हमारे, ये
गुआर मील का एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहा है, मतलब कि हमारी गुआर मील की जो डिमांड है मार्केट में बाहर एक्सपोर्ट में वो अच्छी रही है। सो कंटिन्यूसली बढ़ा है और इस साल भी एक अच्छा लेवल आना चाहिए टिल सितंबर, अभी टाइम है, मेजर एक्सपोर्ट्स अभी होते हैं। अभी गुआर गम का एक्सपोर्ट देखें तो यहाँ पे दो चीज हमें नोट करने की है कि जो मेजर एक्सपोर्ट है आप देखेंगे एवरी ईयर जनवरी टू मई और जून, ऐसे आप देखें जनवरी टू जुलाई देखिए ये जो होता है 6 में, यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट है ये साल के टाइम पे मेजर एक्सपोर्ट्स होते हैं इस टाइम पे। तो दिस इज द मेजर सीजन जो अभी चल रहा है हमारा, जो हर साल होता है। यस, दूसरा एक चीज़ जानने के लिए कि जहाँ हम एक 35-40 हज़ार टन एक्सपोर्ट करते थे, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम 20,000 टन के आसपास हैं। इवन आफ्टर जनवरी अगर हम मार्केट एस्टिमेट देखें, फरवरी नीचे हमने लिखा है फरवरी या मार्च में, तो यस एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि ऑल्दो ओवरऑल कम है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस उस टाइम से काफ़ी नीचे आ गए एंड नंबर ऑफ ऑयल वेल्स भी कम है, बट अगर आप यहाँ देखें नवंबर के बाद से तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने चालू हुए हैं और मार्च तक 23,000 एमटी तक पहुँच गए हैं। तो जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी हमारी इंप्रूव हो रही है गम में। तो जैसे कि हमने बोल रहा था कि ऑयल रिच जिसपे कि मेजर हमारा एक्सपोर्ट जाता है, वो पहले से 17-18 से हम देखें और अभी में तो नियरली हाफ है। सो वो भी एक इम्पैक्ट है कि जो हम 35-40 हज़ार टन कर रहे थे, वहाँ से आज के टाइम हम 20-25 हज़ार टन कर रहे हैं। बट यस, हम जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है। मील का एक्सपोर्ट हम देखें तो ऑफ कोर्स द पीरियड इज सेम, जनवरी टू जुलाई का ही टाइम है मेजर एक्सपोर्ट्स का, देखते हैं एवरी ईयर। एंड वापस से जो एक ड्रॉप आया था हमारा पिछले टाइम जो कोविड के टाइम पे, वहाँ से वापस से हमारा मील के एक्सपोर्ट्स अब इम्प्रूव होना चालू हुए हैं नवंबर ऑनवर्ड्स। आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा एक्सपोर्ट्स हम इस जुलाई तक में देख लेंगे। इसका डेटा अवेलेबल अभी नहीं है उस हिसाब से, बट एक्सपोर्ट्स कंटिन्यूसली मार्च के बाद से अप्रैल मई जून एक अच्छा, अप्रैल में एंड कमिंग जून जुलाई तक एक अच्छा एक्सपोर्ट्स मील में भी एक्सपेक्ट कर रहा है वहाँ पे। बेसिकली ये यहाँ ये दिखाने कि हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है गुआर गम का वो यूएसए जाता है, जहाँ की अगर हम ये टेबल में देखें तो वहाँ से 42% के आसपास था, वो घट के 22 हो गया, यानी कि जो हमारा मेजर बायर था वहीं पे 50% ड्रॉप डाउन हो गया। उसका मेजर रीजन हमने देखा कि जिस तरह से वेल्स की कमी, एक्टिव वेल्स कम हो गए, तो जस्ट वही पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, कई लोग गुआर सीड और गम के रेशियोज में भी ट्रेड करते हैं। तो हम देखते थे कि पहले जो था जिस हिसाब से हमारे गम के एक्सपोर्ट अच्छे थे, तो रेशियो हमारा गम इज टू सीड का है, जो प्राइस रेशियो हम बोलते थे वो 2 के ऊपर ट्रेड करता था, यानी गम का प्राइस 2 टाइम्स तकरीबन सीड से रहता था। बट जिस तरह से प्राइसेस नीचे आए इसके बाद हम देखते हैं कि रेशियो 1.5-1.6 के आसपास आ गया, यानी कि सीड के प्राइसेस तो रहे। उसका रीजन यही था कि जिस तरह से कोरमा के एक्सपोर्ट्स बढ़े, मील की डिमांड रही हमारे, बट गम की डिमांड घट गई, तो वही इम्पैक्ट किया। तो आज के रेंज में अगर हम देखें तो ये बॉटम में 1.4 तक गया है उसके बाद, एंड ऊपर में 1.6 तक के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है रेशियो, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है जो कई लोग करते हैं, आप इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देख सकते हैं। देखिए ये बेसिकली यहाँ पे 3 बेसिक स्ट्रेटजी से लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में, आप लोग सभी जानते हैं, स्पेकुलेशन वाली, डायरेक्शनल ट्रेडिंग या स्प्रेड्स, हेजिंग जो फिजिकल प्लेयर्स हैं, आर्बिट्राज जो मंडी में लोग कैश एंड कैरी करते हैं। तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे एक बार। बेसिकली स्विंग लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन जिस तरीके से बनाते हैं, स्प्रेड्स 2 महीने का जो बदला होता है, जो डिफरेंस होता है वो बढ़ेगा या घटेगा जिस पे हम ट्रेड करते हैं, दैट इज वो इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है, रिस्क कम होता है और यस गेन भी कम है बट रिस्क भी कम है, तो थोड़े उस तरह से ये भी एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है और ये काफ़ी हद तक एक पैटर्न फॉलो करता है। तो इस पर भी हम समझेंगे, इस पर आगे हम देखेंगे विद ग्राफ्स की किस तरीके से ये रहा है। सो पोजिशनल तो अब जानते हैं। देखिए रिस्क क्या है हेजिंग में, बेसिकली इस स्लाइड में ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई स्टॉक कैरी कर रहा है, अगर किसी ने फिजिकल में स्टॉक किया है, काफ़ी लोग करते हैं सीड गम, उसमें होता क्या है कि अगर वो कुछ भी हेज नहीं किया है, फ्यूचर्स पे सेल नहीं किया और प्राइस एकदम से गिर जाते हैं, कई बार हुआ है ऐसा, तो वो उनका नेट लॉस हो जाता है।
तो वो एक थ्रेट रहता है कोई भी फिजिकल स्टॉक कैरी कर। आज मैंने 6,500 पर क्विंटल के हिसाब से गम लिया, कल को 6,000 हो जाए, वो रिस्क है। ये उनके लिए जो स्टॉक कैरी कर रहे हैं, जो बायर है उनके लिए क्या रिस्क है कि अगर आज मुझे 6500 में गम मिल रहा है और मेरा आगे का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है जो मैंने ले लिया है मार्जिन अपना सेट करके, बट अगर मैं इस भाव पे यहाँ लॉक नहीं करता हूँ फ्यूचर्स प्राइस को और भाव 6500 की जगह 7,000, तो मैं जिस रेट पे कमिट कर चुका हूँ आगे सप्लाई करने के लिए वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट ही बढ़ गई होगी तब तक। तो वो रिस्क रहता है जो जिसका बायर है, जिसका प्रोसेसर है, जिसको आगे एक्सपोर्ट करना है। तो उन लोगों के लिए ये दो हेजिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि दो तरह के हेजर्स है, एक लॉन्ग हेजर है जिनको बाई करना जरूरी है, एक शॉर्ट हेजर है जिनको भी शॉर्ट सेल करना करके अपना रिस्क कम करना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं लॉन्ग हेज। अभी किसी एक्सपोर्टर ने गुआर गम है जिसका कि आगे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं उसको 6500 में जून 2020 एग्जांपल है जस्ट कि सप्लाई करेगा। आज के दिन जो फ्यूचर्स चल रहा है जून का, वो मान लीजिए 6400 चल रहा है, देन वो बाई करेगा। अगर वो आज बाई कर लेता है 6400 में और अपना मार्जिन 100 रुपीज़ को वो रख रहा है इसके अंदर में, क्योंकि उसको 6500 में आगे उसने कमिट किया हुआ है, तो इसको वो लॉक कैसे करे? तो वो इसको लॉक कैसे कर सकता है? वो फ्यूचर्स की तरह कर सकता है। अब वो क्या कर सकता है कि फ्यूचर्स में 6400 में बाई कर लेगा। अब क्या होगा, देयर आर टू केसेस, प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। मान लीजिए 6400 का ये 7000 हो जाता है, तो स्पॉट भी 7000 हो जाएगा। हमें पता है कि वो उस नियर मंथ में प्राइसेस कन्वर्ज करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बट हम मान के चल रहे हो यहाँ बराबर है। तो यहाँ क्या हुआ कि वो फ्यूचर्स में उसको 6400 के 7000, यानी कि यहाँ पे उसने 600 रुपीज़ का गेन हुआ, बट उसने डिलीवरी नहीं, तो फिजिकल मार्केट से उठाया। तो वो क्या किया कि 7000 में मिला, बट उसको जो 600 रुपये का गेन मिला था फ्यूचर्स मार्केट में, अगर वो हम देखते हैं तो अगर उसको माइनस कर लें तो हम देख सकते हैं उसको ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 100 रुपये बच रहे हैं, क्योंकि उसको फिजिकल में लॉस हुआ 500 रुपये का, फ्यूचर में उसको गेन हो गया 600 रुपये का, तो नेट उसका 100 रुपये का मार्जिन अभी भी सिक्योर्ड है। तो प्राइसेस ऊपर चले गए तो वो बच, यही चीज है हेजिंग से उनको यही फायदा हुआ। अगर इसका उल्टा हो जाता कि 6400 से ये नीचे चले जाते प्राइस, मान ली 6400 6000 आ गया, 400 रुपये नीचे चले गए, तो यहाँ पे उसको 400 रुपये का लॉस हो गया। जब उसने फिजिकल में जाके बाई करने का कोशिश किया, तब उसमें मान लीजिए ये 6000 हो गई ये भी, तो उसको 6000 में यहाँ मिला, बट उसको 400 रुपये का लॉस हुआ, तो उसको 6400 पड़ा। लेकिन उसने आगे का 6500 में ऑलरेडी बेचा हुआ है, तो उसको उसका जो प्राइस था वो 6400 ही रह गया दोनों ही केसेस में, और उसको उसका जो मार्जिन था 100 रुपीज़ वो दोनों ही केस में सिक्योर रह गया। तो ये बेनिफिट है कोई भी लॉन्ग हेजर को, क्यों उसको लॉन्ग हेज करके चलना चाहिए। सिमिलरली कोई शॉर्ट हेजर है जो स्टॉक कैरी करके चल रहा है, अब उसने 6300 में खरीदा और उसने 6400 में उसको सेल कर दिया फ्यूचर्स में, उसको लॉक करने के लिए, ताकि उसको रिस्क ना रहे। अब क्या होगा, यहाँ भी प्राइसेस, यहाँ भी उसने 100 रुपये का डिफरेंस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक करके उसने सेल किया, 6300 फिजिकल लिया, फ्यूचर 64। अब यहाँ पे भी दो केसेस है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर प्राइसेस 6400 से ऊपर जाते हैं तो उसको 60.7000 हो गया, स्पॉट भी 7000 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसको 600 रुपीज का फ्यूचर्स में लॉस हुआ, बट जब उसने फिजिकल में बेचा तो उसने 7000 में बेचा, क्योंकि स्पॉट भी था 7000 था, तो यहाँ पे उसको 700 का गेन हुआ। तो अल्टीमेटली उसका 100 रुपीज का मार्जिन जो है वो यहाँ पे उसका लॉक हो गया, इवन दो प्राइसेस बढ़ गए। सो ये हेजिंग है। अब ये जरूर है कि इसमें डाउट कि मेरे को तेजी का फायदा नहीं आला, बट यहाँ आप सिक्योर इस बात से भी हो कि प्राइसेस नोबडी नोज मार्केट 100% की किधर जाएगा। सो इट सिक्योर्स देम, एटलीस्ट सम परसेंट उनको हेज करना चाहिए, 100 नहीं तो एटलीस्ट 30 40 50% समथिंग एज पर देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। देन अगर सिमिलरली प्राइसेस नीचे जाते हैं तो 6400 से अगर 6000 हो गए तो यहाँ पे स्पॉट भी 6000 हो गया। अब यहाँ पे उसको क्या हुआ कि जब उसने शॉर्ट किया था 6400 पे एक्सचेंज फ्यूचर्स पे, तो उसको 400 रुपीज़ का गेन हुआ। जब 6000 आया तो उसने जब काटा तो
एंड जब वो फिजिकल में सेल करने गया तो उसने 6000 में उसका सेल हुआ, तो 400 रुपये उसको फ्यूचर से मिले। यस, फिजिकल में उसको 300 का लॉस हुआ, लेकिन अगेन उसको 100 रुपया जो है उसका जो मार्जिन था वो इंटैक्ट रहा। सो दिस इज द बेनिफिट हेजर्स के लिए। देखिए, हेजिंग में एक बेसिस रिस्क जरूर इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं समझाऊंगा बहुत ही शॉर्ट में। बेसिस होता है स्पॉट माइनस फ्यूचर, यानी कि लोकेशन का स्पॉट, जिस लोकेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, बेसिस हमारा जोधपुर है मान लीजिए, तो जोधपुर का बेसिस होगा जोधपुर का स्पॉट माइनस फ्यूचर जो चल रहा है, फ्यूचर जो हमारा जोधपुर का चल रहा है। अगर कोई दूसरे लोकेशन पे बैठा है, सपोज हरियाणा है कोई लोकेशन पे, उसको भी बेसिस देखना चाहिए, तो वो देखेगा कि वहाँ का क्या स्पॉट चल रहा है और फ्यूचर जो जोधपुर का चल रहा है वो, तो एक हर लोकेशन से एक बेसिस जो है ना, इंपॉर्टेंट लोकेशन एक रेंज में चलता है, तो वो चीज़ उसको पता होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के तौर बताऊंगा, बेसिस किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है हेजिंग में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर उन लोगों को जो एनसीडीएक्स सेंटर्स के अलग दूसरे सेंटर्स पर रख के हेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये बताऊंगा कि जैसे कि क्या डिफरेंस है। मान लीजिए स्पॉट 6500 चल रहा है, फ्यूचर 6, तो स्पॉट माइनस फ्यूचर जैसे बनाया तो ये बेसिस 0 है आज के टाइम पे। ओके, 30 डेज के बाद स्पॉट 7000 हो गया, फ्यूचर 6700 हुआ। यहाँ क्या हुआ, 500 रुपया स्पॉट बढ़ गया, लेकिन फ्यूचर 200 रुपये बढ़े, तो यहाँ पे मेरा बेसिस 7000 माइनस 6700, 300 रुपये, तो 300 रुपये हो गए, बेसिस प्लस हो गया। अब यहाँ फायदा क्या है, जो शॉर्ट हेजर है, जो उसने 6500 पे लिया था, फ्यूचर सेल किया 6500 पे, अब वो ये करेगा कि 6500 से, सॉरी 6500 जब स्पॉट फ्यूचर सेल किया उसने, स्क्वायर ऑफ किया उसने 6700 पे, यानी 200 रुपये का नुकसान उसने फ्यूचर में दिया। बट जब वो फिजिकल में सेल किया 7000 पे, तो उसको 500 रुपीज़ का गेन हो गया, तो उसको हेजिंग में बेसिस का 300 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट हो गया। तो देख, इस तरह का, क्योंकि बेसिस हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, प्लस माइनस हमेशा रहता है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। इससे एडिशनल एक बेनिफिट भी हो सकता है, कभी एडिशनल एक लॉस भी हो सकता है हेजिंग में, 100% नहीं होता, तो इसलिए इस वजह से ये देखना जरूरी है। सिमिलरली बेसिस वीकनिंग, यानी कि बेसिस नेगेटिव हो जाए, यानी कि फ्यूचर ज़्यादा बढ़ जाए, स्पॉट कम बढ़े, तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, पहले 0 था स्पॉट माइनस फ्यूचर, देन 30 डेज के बाद ये -200 हो गया, यानी फ्यूचर ज़्यादा बढ़ गया, स्पॉट कम बढ़ा। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया होता, अगर किसी ने फिजिकल या 6500 पे सेल किया, अब उसने 6500 पे फ्यूचर्स में उसने दे दिए 700 रुपीज़, लेकिन जब वो स्पॉट में बेचने गया तो उसको 500 रुपीज़ का ही गेन हुआ, तो नेट यहाँ पे उसको लॉस हो गया 200 रुपये। तो ये रिस्क हमेशा रहता है, दिस जस्ट एन एग्जांपल है, इतने बड़े वैल्यूज नहीं होते जनरली इसमें, बट आपको इस तरीके से भी देखना चाहिए अपने इसमें, ये रिस्क थोड़ा सा रहता है। प्राइस रिस्क के सामने काफी छोटा है, बट ये रहता है, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट, खासकर ऐसे लोग जो नॉन एनसीडीएक्स सेंटर्स में हैं, तो उनके लिए बेसिस का समझना जरूरी है। यहाँ पे जब भी बेसिस, यहाँ पे एक चीज जानने की, जब भी बेसिस स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि बेसिस 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि स्पॉट ज्यादा बढ़ रहा है फ्यूचर से, वहां पे शॉर्ट हेजर जो माल लेके चल रहे हैं उनको फायदा है। और जब बेसिस वीक होती है, यानी कि 0 से, यानी फ्यूचर ज़्यादा बढ़ जाता है स्पॉट से, वहाँ पे जो लॉन्ग हेजर से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। बस यही चीज़ है जिसको ध्यान में रखना है जब हम नॉन एनसीडीएक्स सेंटर्स या किसी भी सेंटर पे जब हम हेज कर रहे हैं, तो एक बेसिस का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो एक आइडिया रहता है कि हाँ, इतना मेरा रिस्क रहेगा थोड़ा सा। देखिए, आर्बिट्राज कई तरीके के होते हैं, स्पॉट टू फ्यूचर, फ्यूचर टू फ्यूचर। मैं आपको दोनों का एक एग्जांपल यहाँ छोटा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर टू फ्यूचर भी इसमें कर सकते हैं। उसमें कैसे होता है कि आपने फ्यूचर से डिलीवरी लिया एक मंथ में, जैसे जून में लिया, जुलाई में सेल कर दिया, तो उसमें सबसे बड़ी बात है हमें देखना है कि दोनों मंथ का स्प्रेड कितना है, और आपको मेजर उसमें खर्चे क्या लगेंगे एक महीने में लेके दूसरे महीने में डिलीवरी देने में। तो देखिए, मान लीजिए एक महीने आप लेते हैं, तो जितना दिन आप कैरी करेंगे, मिनिमम मैंने यहाँ 24 डेज रखा है, 30 डेज भी हो सकता है। आपको डिलीवरी आई इस मंथ में 20 तारीख को, अगले मंथ में आप 14 तारीख को फर्स्ट डे, 14 या 15 को फर्स्ट डिलीवरी आप दे सकते हैं, तो मिनिमम 24 डेज या आप मैक्सिमम 30 डेज का मान के चलिए, तो 12 से 15 रुपये के आसपास आपका एक अप्रॉक्स खर्चा जो आपको माल आएगा उसका लग जाएगा। डिलीवरी चार्जेस हैं जो एक्सचेंज के लगते हैं, उसमें आपको 9-10 रुपये का खर्चा एक लग जाएगा। एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हम बोलते हैं कुछ, उसमें 1 रुपये लग जाएंगे। मतलब ये मेजर चार्जेस, बेसिकली मेजर 2 चार्जेस हैं इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, वेयर हाउसिंग एंड डिलीवरी चार्ज, इनको जोड़ लीजिए।
इसमें क्या खर्चा आ रहा है, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल में कैलकुलेट करके देखा है कि 22 रुपये आ रहे हैं स्प्रेड। तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, बाइंग प्राइस 6100 था, पूरा महीने मैंने कैरी किया तो 6100 और प्लस 22 रुपये, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस जो मेरा जून का चला, ये मई जून का है, जून जुलाई भी जैसे भी आप एग्जांपल है जस्ट, तो अगर मैं जून का देख रहा हूँ 6230 चल रहा है, तो अगर मैं डिफरेंस में देखूंगा तो मुझे 130 का डिफरेंस था, 22 रुपये चले गए, 107 रुपये बच रहे, तो रिटर्न्स में देख रहा हूँ कि मुझे इतना बच रहा है। तो दिस इज द काइंड कि इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, बट इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना, ये कब करना चाहिए। देखिए आपको इसमें वैलिडिटी देखनी चाहिए कि एक्सचेंज पे हम डिस्प्ले होता है कि कितना एक्सपायरी का माल है। अगर एक्सपायरी ज़्यादा है पर्टिकुलर में, तो हो सकता है कोई करंट एक्सपायरी आ गई तो आप उसको अगले मंथ एक्सचेंज में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये एक रिस्क हो सकता है। लोकेशन का प्रीमियम डिस्काउंट देखना जरूरी है, क्योंकि कितना डिस्काउंट आपको बाइंग में भी उतना डिस्काउंट मिलेगा, ये सेलिंग में भी आपको उतना ही कम मिलेगा, तो दोनों रहेगा, बट आपको डिस्काउंट का अंदाजा होना चाहिए। एंड लिक्विडिटी ऑफ कोर्स वो रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जनरली जब इनिशियल जब सीजन स्टार्ट होता है तब करना में ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उस समय आपको फ्रेश डिपॉजिट मिलते हैं। अभी के टाइम भी लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको करना है जिनका फिजिकल में कॉन्टैक्ट ज़्यादा अच्छा है, वो खुद आउट ऑफ द एक्सचेंज भी अगर निपटा पाते हैं, सेल कर सकते हैं अच्छे से, तो उनके लिए ये एक स्ट्रेटजी अच्छी बन सकती है। क्योंकि अगर आप कहीं और बैठे हैं और फिजिकल, फिर वो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको गुड्स को बाहर निकालना पड़ेगा। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल ये भी दिखाऊंगा कि कई लोग जो सेंटर से दूर बैठे हैं, उनको इसमें देखिए कैश एंड कैरी अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमें डिलीवरी मिल रहा है, एक्सचेंज मतलब डीमैट में मिल जाए सीधा मुझे। तो अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि आज के टाइम हमें 50 रुपये माइनस मिल रहा है, यानी कि 6550 जून का चल रहा है, हमें 6500 में मिल रहा है। तो अगर मैं जून में ही डिलीवरी छोड़ता हूँ तो 23 डेज मुझे कैरी करते हैं, बट सेम चीज़ अगर मैं जुलाई में डिलीवरी छोड़ता हूँ जो जिसका फ्यूचर चल रहा है 53 डेज मुझे कैरी करना पड़ेगा। देखिए दोनों का यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है। यस, अगर आप इसमें देखेंगे जून में तो थोड़ा कम दिख रहा है रिटर्न्स, क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस हैं जो वन टाइम लगते हैं, इसीलिए इसमें कम है। लेकिन सेम चीज़ मैं जुलाई के हिसाब से देखूंगा तो रिटर्न थोड़े बढ़ गए 11%। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, जैसे आपको कोटेशन मिल रहा है कि 50 माइनस मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहला चीज़ आपका रेंट है। मैं जुलाई के हिसाब से दिखाता हूँ कि मुझे अगर 5 रुपये पर एमटी पर डे लग रहा है, उससे मैं क्विंटल पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 26-26.5 रुपये आपको रेंट लग जाएगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस है जो मिनिमम 80, वैसे ये सब बहुत कम है, 2.5 रुपये ENWR चार्जेस लग जाएंगे ये। एंड देन वन इज इम्पॉर्टेंट इज डिलीवरी चार्जेस जो 0.15% लगता है, तो 16 रुपीज। तो मेजर दो चार्जेस है, वेयर हाउस रेंट एंड डिलीवरी चार्जेस। इनको आप जोड़ेंगे, टोटल जो एक्सपेंस आ रहा है वो सपोज 47 कितना आ रहा है। रिटर्न्स जो डिफरेंस है, मतलब जितना मुझे मिल रहा है एंड जितना मैं सेल कर रहा हूँ, उसका डिफरेंस के हिसाब से मुझे 102 रुपये बच रहे हैं, 47 रुपये 48 रुपये जाने के बाद। तो यहाँ एक रिटर्न आप देखेंगे तो अच्छा खासा मुझे मतलब ओके 11% के आसपास से एनुअलाइज रिटर्न्स यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है और एक्चुअली दिस ये अभी का एग्जांपल है, दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर। सो कोई भी जुलाई के हिसाब से ट्रेड करे तो उसको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल रहा है, तो जून से -50 ले सकता है, डायरेक्टली जुलाई में हेज कर सकता है। सो और उसमें जो मेजर जो चार्जेस ध्यान में रखने के वो मैंने यहाँ पर बता दी, तो आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। वोलेटिलिटी देखेंगे जस्ट बताने के लिए, एक बहुत अच्छी वोलेटिलिटी ओवरऑल रहती है 27 से 30% के आसपास। एंड स्पेशली टू नोट डायरेक्शनल ट्रेडिंग जितना भी जो करते हैं, मई जून जुलाई एंड अगस्त, ये 3 मंथ एवरी ईयर इज वेरी हाईली वोलेटाइल। जो आने वाले टाइम है यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। प्राइस चार्ट देखें तो ग्वार गम के प्राइसेस जो हैं नियरली हम देखें तो पिछले 3 साल में एक डाउन मतलब बॉटम के आसपास है, लेकिन आप देखेंगे ये ईयर की ये जून जुलाई अगस्त में प्राइसेस एवरी टाइम एक ट्रेंड दिखा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। सेम विद गुआर सीड, यहाँ भी एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी और रहती है। एंड सेम जून जुलाई अगस्त, यहाँ आप देखेंगे एवरी ईयर ये 3 महीने काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं। प्राइसेस ये 3 साल का सीजनलिटी अगर हम देखें तो प्राइसेस किस तरीके से मूव करते हैं, तो सेम हम देख सकते हैं आने वाला जो अभी टाइम है हमारा मई जून जुलाई, प्राइसेस यहाँ पे वापस एक बढ़ते हैं, एंड देन अक्टूबर नवंबर के बाद से प्राइसेस डिप होते हैं एक बार अपसाइड पहुँचने के बाद मैक्सिमम।
ये स्प्रेड का चार्ट है, यहाँ एवरेज ये दिखाने की बात है। गुआर सीड में अगर हम देखें नीचे वाले चार्ट में, तो नॉर्मली 1 to 1.5% के हिसाब से थ्रू आउट द ईयर हमें जनरली एक स्प्रेड मिलता है पॉजिटिव। सिमिलरली गुआर गम में हम देखें तो यहाँ 1.5 से 2% के बीच में आप देखेंगे सेकंड नीचे वाले चार्ट में, तो आपको स्प्रेड मिलेगा कंटिन्यूअसली। सो कैश एंड कैरी के लिए दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, एंड गम में और भी अच्छा एक रहता है 1.5 से 2% के हिसाब से। देखिए रिसेंट एक ये लास्ट है, जस्ट 3 मोर स्लाइड, ये दिखाने के लास्ट फ्यू मंथ्स में किस तरह की अपॉर्चुनिटी आए और चली गई। कुछ लोगों ने ग्रैब किया होगा, नहीं भी। देखिए ये मार्च अप्रैल का स्प्रेड है जो मैं फरवरी से दिखा रहा हूँ, 22 फरवरी से आप 12 मार्च यानी स्टैगर्ड से जस्ट पहले तक मैं दिखा रहा हूँ कि मार्च अप्रैल का जो स्प्रेड था, अगर आप यहाँ बनाए होते तो ये आप देखिए 60-65 से लेकर के ये 100 तक गया। तो एक बहुत अच्छा स्प्रेड, जैसे मैं कह रहा था प्राइसेस के हिसाब से हमेशा 1.5 से 2% के हिसाब से चलता है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है। यहाँ राइट साइड टेबल में देख सकते हैं 73 से अगर स्टार्ट हुआ था फरवरी 23 को, तो 122 तक गया 12 मार्च। सिमिलरली इसमें अप्रैल मई का स्प्रेड आप देखिए, ये भी मूवमेंट उसी हिसाब से रहा है कि ये जब सेम टाइम फरवरी से ही नियर नेक्स्ट जो हमारा मार्च अप्रैल था, एंड अप्रैल में वहाँ भी स्प्रेड 80 के आसपास था और 100 तक गया। तो ये भी एक अच्छी बाई स्प्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी थी, या कोई कैश एंड कैरी कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा है कि ये स्प्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसको आराम से 1.5 से 2% का वो मिल रहा है। सिमिलरली गुआर गम का अप्रैल में स्प्रेड जो हम देख रहे हैं कि ये 22 मार्च से अप्रैल में, ये भी 60-65 यानी 76 के आसपास से देखिए ये बढ़ के गया 133 तक गया। तो ये भी एक 22 स्प्रेड अपॉर्चुनिटी थी। ये 22 मार्च के लिए ये अप्रैल में इज नियर नेक्स्ट जो स्प्रेड रहता है अप्रैल में, तो ये था। और अभी का ये उसी समय का हमारा मई जून का स्प्रेड, जो कि एक दिन क्योंकि ये एकदम से अपर सर्किट लग गया इसलिए नीचे आ गया था, वरना आप देखेंगे तो ये इजीली 76 से लेकर के ऊपर में हाईएस्ट 139 173 तक गया है। तो एक बहुत अच्छा स्प्रेड मूवमेंट रहता है। तो ये बाई स्प्रेड अपॉर्चुनिटी ये हमेशा इसमें काफ़ी अच्छी बनी रहती है, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। गुआर सीड में भी आप देखेंगे तो ये 65 के आसपास से लेकर के 85 तक गया, ये अपना अप्रैल मई का स्प्रेड। तो ये यही था। अब स्प्रेड में देखने के लिए एक्सपायरी कितनी है ये जानना जरूरी है, और करंट मार्केट सिनेरियो में डिमांड कैसी है ये देखना जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की स्पॉट से फ्यूचर क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर ऊपर चल रहा है, या ऐसा तो नहीं कि कहीं स्पॉट ऊपर चल रहा है, क्योंकि अगर स्पॉट ऊपर चल रहा है तो धीरे धीरे स्प्रेड जरूर घटेगा, एंड अगर फ्यूचर ऊपर चल रहा है इसका मतलब है कि अभी करंट में डिमांड नहीं है एंड स्प्रेड और बढ़ेगा। तो और एक ईडीडी कितनी है, एक्सपायरी अगर ज़्यादा होती है तो वो बढ़ता है। तो दैट इज इट, यही था मेरे साइड से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरह से रहती है। नाउ आई लाइक टू इनवाइट मिस वेदिका to carry from here. I just stopped sharing. Yeah, thank you so much, Pritesh. That was really a very insightful presentation. I think you have covered most of the fundamental factors affecting Guar complex. Then you have also touched upon the various trading opportunities available for the physical market traders. You have covered hedging, spot futures arbitrage. Then you have also covered basis trading, and lastly the spread opportunities. So now, before moving on to the question answer session, I will just take you to, all through the fundamental and technical outlook of Guar complex. So let me share my screen. Just hold on. Yeah, is my screen visible? Pinkesh, Pritesh? Yes, ma'am, quite visible and Yeah. clear.
Yeah, and I am audible, right? Yeah. So let me start with my presentation. So I think each and every one of us here are aware that agricultural commodities have outperformed this season. Especially if we talk about the oilseed complex, then we have cotton complex. Then even for that matter, if we talk about spices, so we have seen very good returns in all these commodities. But only thing here, just a minute. Pinkish, I'm on which slide right now? It's an introductory, the first slide itself. Yeah, एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, ये आगे नहीं जा रहा है. Do you want me to share? You have mailed it to me, right? Yeah. So do you? एक मिनट, I will try just a bit. हाँ अभी जा रहा है, right? हाँ, right. It's okay. going. Yeah. Yeah. So that's what I was telling, that agricultural commodities have outperformed this season. So may it be oilseeds, may it be spices, all commodities have given very good returns. But one complex that remained sidelined throughout the quarter, throughout the last season, was the guar complex. If this is the quarterly price chart of guar seed and guar gum. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हाईलाइटेड पार्ट जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस है गुआर सीड एंड गुआर गम के केस में, जहां पे ऑयल सीड, स्पाइसेस हम लोग ने बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे. वहां पे गुआर की अगर बात करें तो गुआर में दोनों क्वार्टर्स में, लास्ट 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिला. इनफैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं थे, बट गुआर कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा था. तो बेसिकली इसका यही रीजन है कि जैसे प्रीतेश ने भी एक्सप्लेन किया था कि एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं वो काफी कम हो गए थे. आप ये चार्ट देख सकते हो. अगर हम लोग देखें तो ये गुआर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के चार्ट से 18-19 के हाई के बाद एक्सपोर्ट जो है वो 2019-20 में भी गिरे थे. एंड अगर 20-21 की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके जून के पीरियड में, जैन के पीरियड में 56% ड्रॉप हम लोग ने देखा गया था गुआर के एक्सपोर्ट्स में. सो बेसिकली यही रीजन था कि गुआर के प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ रही थी. बट इन सब ब्लीक पिक्चर के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग जो हमें दिख रही है वो है हमारे सेकेंड चार्ट में. हमारा सेकेंड चार्ट जो है वो गुआर प्रोडक्ट्स का मंथली एक्सपोर्ट फिगर है. यहाँ पे जैसे कि प्रीतेश ने एक्सप्लेन किया था कि मार्च, अप्रैल, मई, जून ये जो पीरियड होता है यहाँ पे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट जो है गुआर के वो सर्ज होते हैं. तो अभी आने वाला हमारा जो पीरियड, भी जो जिस पीरियड में हम लोग है तो वो यही पीरियड है जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट्स में एक सर्ज आता हुआ दिखते हैं. उसके अलावा अगर हम लोग ऑयल रिग काउंट्स की अगर बात करें तो जो 2020 के लोज हम लोग देखे थे ऑयल रिग्स में, तो वहां से ऑयल रिग्स में भी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है. तो वो भी फैक्टर है जहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा सा डिमांड को लेके एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है. तो इसी की वजह से अगर हम लोग ये जो चार्ट में अगर अप्रैल का परफॉर्मेंस देखें तो अप्रैल में हम लोग ने गुआर सीड एज वेल एज गम के केस में अराउंड 5 to 7% का पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था. और अगर मई मंथ की बात करें तो मंथ टू डेट बेसिस में भी अराउंड 5 to 6% के गेन्स हम लोग देख रहे हैं. सेकेंड फंडामेंटल फैक्टर जो है जो प्राइजेस को अभी सपोर्ट कर रहा है वो है लोअर सोइंग एक्सपेक्टेशन फॉर द न्यू सीजन 2021-22. तो ये जो न्यू सीजन 2021-22 का जो सोइंग है वो अभी मई के एंड में स्टार्ट हो जाएगा इरिगेटेड बेल्ट्स में, जो कि अर्ली सोइंग होता है. एंड नॉन इरिगेटेड बेल्ट्स में जो है वो विद द ऑनसेट ऑफ विद द अराइवल ऑफ मॉनसून इन राजस्थान, जो कि जुलाई में होता है. तो ये जो मई एंड जून में जो सोइंग स्टार्ट होगा तो उसको लेके जो एक्सपेक्टेशंस है वो लोअर सोइंग के एक्सपेक्टेशंस है. ये जो टेबल यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है वो गुआर का सोइंग का टेबल है. अगर 2019-20 और 20-21 का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ईयर ऑन ईयर राजस्थान, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 75 to 80% हमारा क्रॉप जो है राजस्थान से आता है, तो वहां पे लास्ट ईयर भी हम लोग ने 13 to 14% का फॉल देखा था. गुजरात और हरियाणा भी थोड़े बहुत यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर्स में आते हैं, हालांकि उनका शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, बट उधर भी हम लोग को एक फॉल देखने को मिला था. अगर हम लोग लास्ट 5 years एवरेज के अगर कंपेयर करें तो राजस्थान में अगर हम लोग देखें तो 38% सोइंग लोअर है 5 years के एवरेज से. ये लास्ट ईयर के फिगर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ.
तो हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 साल से पिछले सोइंग एरिया जो है गुआर का वो काफी कम हो रहा है। अभी नया सीजन जो है वहां पे भी हम लोग को सोइंग कम होते हुए दिखाई दे सकता है। इसका मेन रीजन यही है कि फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है गुआर से अभी हट के तो बाकी कमोडिटीज की तरफ ज्यादा आ रहा है। बाकी कमोडिटीज कौन सी है, क्रॉप कौन से है जो कि अश्योर्ड रिटर्न क्रॉप है, जहां पे गवर्नमेंट की एमएसपी अच्छी खासी लोगों को मिल रही है। देन अगर पल्सेस की स्पेशली बात करें, मूंग और ये सब की, तो लास्ट ईयर पल्सेस में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स फार्मर्स को मिले। कंपेयर टू दैट गुआर के केस में रिटर्न्स बहुत कम है। कॉटन में भी एमएसपी के ऊपर प्राइजेस इस साल ट्रेड किए। तो फार्मर्स का हो सकता है इस साल भी आने वाला जो अभी सोइंग का साल है वहां पे इंटरेस्ट शिफ्ट होके सोइंग का एरिया जो है वो कम हो सकता है। Then the third important fundamental factor is the monsoon season. Monsoon season जो है वो गुआर के लिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल पीरियड रहता है। ये इसके लिए क्योंकि गुआर की सोइंग और प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली मॉनसून के अराइवल के ऊपर है। उसका टाइमिंग, उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली इन राजस्थान, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। हालांकि इस साल जो है आईएमडी ने नॉर्मल मॉनसून रेंज प्रेडिक्ट किया है। 40% प्रोबेबिलिटी है कि इस साल के मॉनसून रेंज जो रहेंगे 2021 के साउथ वेस्ट मॉनसून रेंज वो नॉर्मल रहेंगे। बट नॉर्मल जो होता है वो एज अ कंट्री एज अ होल होता है। ये जो पर्टिकुलर जो गुआर का बेल्ट है राजस्थान, वहां पे कौन से टाइम पे आ रहा है मॉनसून या वहां पे कितना बारिश होगा, तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ये डिपेंड करेगा कि गुआर के प्राइसेस कहाँ पे जाएंगे। इसके लिए क्या होता है ना, वेदर मतलब जब भी मॉनसून पीरियड आता है ना, तो इंट्राडे बेसिस पे भी गुआर में जो अपसाइड और डाउनसाइड रहती है वो पूरी तरह से जो वेदर की जो न्यूज आती है, वेदर डिपार्टमेंट से जो अपडेट आते हैं, कभी फेवरेबल मॉनसून बताया तो प्राइसेस एकदम से गिर जाएंगे। हो सकता है इवनिंग में कुछ अच्छा मतलब ये बताया कि राजस्थान में बारिश कम है या नॉर्थ वेस्ट में कम है, तो तुरंत प्राइसेस में बढ़त आ जाएगी। तो इस तरीके से इंट्राडे बेसिस में भी गुआर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हम लोग मॉनसून के सीजन में देख सकते हैं। रिसेंटली जो अभी मॉनसून का ऑनसेट जो डेट जो आया है आईएमडी की तरफ से वो है 31 मई का, जो कि एक दिन प्रायर टू इट्स नॉर्मल डेट है। तो ये थोड़ा बहुत गुआर के लिए जैसे ऐसा कुछ न्यूज आता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा करेक्शन आ जाए, नीचे आ जाए। अभी जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते का जो चल रहा है उसका मेजर इम्पैक्ट गुआर पे बहुत ज्यादा नहीं है। बट येस, एज द मॉनसून सीजन इज फास्ट अप्रोचिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है कि मॉनसून के अपडेट्स ट्रैक करने चाहिए। So, in short, if we see the fundamental outlook for Guar complex is cautiously bullish. Now, why I am saying cautiously bullish is because the sentimental impact. अभी मैंने जो भी 3 ऊपर के जो स्लाइड आपको एक्सप्लेन किए हैं, that is all sentimental. See, सोइंग मैंने बताया कि कम हो सकता है, बट वी नेवर नो कि अगर समझो मूंग के केस में अगर टाइमिंग जो है मॉनसून का वो मूंग के सोइंग के लिए फेवरेबल नहीं है कॉटन, तो फिर हो सकता है गुआर में ज्यादा सोइंग हो जाए। या एक्सपोर्ट्स जो हम लोग पिछले 3 साल या 4 साल का अगर हम लोग एक्सपोर्ट मंथली ट्रैक करके हम लोग ने देखा कि मार्च अप्रैल मई पीरियड जो है एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होता है, बट वी डोंट नो इस साल वैसा होगा कि नहीं। एंड इन केस ऑफ गुआर स्पेसिफिकली ऑथेंटिक डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो ये सब जो है ये सब होप्स है, सेंटिमेंट्स है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉशियसली बुलिश लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कुछ कोविड को लेके कुछ और मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सपोर्ट नहीं उतने ज्यादा बढ़ पाए, तो बहुत ज्यादा बुलिशनेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। बट येस, वन थिंग इज श्योर, गुआर हैज सेट द बेस। What I mean to say is that कि ये जो 3900 4000 लेवल्स, ये जो है गुआर के ये अभी एक बेस बन गया है। यहाँ से मार्केट ज्यादा नीचे आएगा नहीं। अगर कुछ कितनी भी फेवरेबल अगर मॉनसून से लेके न्यूज आती है तो 100-200 का मार्केट में करेक्शन आ सकता है, 200-250 तक का भी, बट उससे ज्यादा मार्केट में नहीं आएगा। वो एक बेस बन गया है, वहां पे फिर से हम लोग को बाई साइड में आना चाहिए। Now finally the technical outlook of NCDX Guar Seed. So here we have the weekly chart of Guar Seed. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट मिला हुआ है हम लोग को। गुआर सीड के वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्राइजेस हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बनना स्टार्ट हुए हैं, जो कि आगे जाके ये कंटिन्यू हो सकता है पैटर्न। नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं वो 4400 लेवल पे है, और डिसिसिव क्लोज अबाउ 4400 अगर होता है, डिसिसिव क्लोज होता है ये लेवल के ऊपर, तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट वुड बी 4720 फॉर एनसीडीएक्स गुआर से जून कॉन्ट्रैक्ट।
अगर हम लोग इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 40 to 70 पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट उधर ही आ रहा है एंड सेकंड जो सपोर्ट है वो 3980 के आसपास है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मॉनसून के वजह से या कोई भी फेवरेबल न्यूज के मतलब मॉनसून न्यूज के वजह से अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आता है तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा 4000 के आसपास जा सकता है, उससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। सेम केस विद गुआरगम का भी ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला है और ये जो ब्रेकआउट मिला है वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है ब्रेकआउट को, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। उसके अलावा प्राइजेस जो है मिडिल बॉलिंगर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें कि हायर बॉलिंगर बैंड ये टेस्ट कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ गुआर गम इट इज एडवाइजेबल टू एक्यूमुलेट गुआर गम एट 6450 लेवल। हम लोग टारगेट देख सकते हैं 7850, 7825 एंड 8600 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं 5880 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये 8600 का जो टारगेट है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ये टारगेट आने के लिए मार्केट में बहुत अच्छे एक्सपोर्ट के नंबर्स की जरूरत है, मॉनसून बहुत खराब होगा तो ये आ सकता है। तो इसके लिए इनिशियली वी आर मेंटेनिंग 7825 एज अ टारगेट फॉर गुआर गम। So I think this was all from my side, the fundamental and technical outlook of Guar. Pinkesh, handing over to you. OPG, आपको कुछ इसमें इनपुट्स डालना है और? नहीं वेदिका, आपने और इसके साथ मेरे मतलब हम